मैं होम्योपैथिक डॉक्टर आकनवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है गनोरिया। गनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन से ही एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है। साथ उठने बैठने खाने पीने वाशरूम एक इस्तेमाल करने से ये ट्रांसमिट नहीं होती। इस मर्ज का सबब एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोकोकी। ये एक बहुत ही ज़िद्दी किस्म का बैक्टीरिया होता है जो इंसान की बड़ी मुश्किल से जान छोड़ता है और एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता जाता है। और ये दुनिया में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इसका दूसरा नंबर है गनोरिया का। ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है जो तेज़ी से सेक्सुअल रिलेशन के ज़रिए फैल रही है। तो ये किस तरह फैलता है, आप इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह फैलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन से ही फैलता है। चाहे आप एनल सेक्स करें, वेजिनल सेक्स करें या फिर आप ओरल सेक्स करें, ये इन तीन तरीक़ों से ही फैलता है। और ये इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ करता है, ये कौन कौन से आर्गन पर करता है, ये आमतौर पर एनस, वेजिना और जो मेल जेनिटल आर्गन्स हैं उन पे, ओरल यानी कि थ्रोट पे, गले पे, और इसके अलावा आँखों पे भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, आँखों में अगर इसका इन्फेक्शन चला जाए तो अंधापन भी हो सकता है। ये किस तरह फैलता है एक से दूसरे में, ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, इसकी मैं वजाहत कर दूं। अगर एक मर्द है वो गनोरिया से इन्फेक्टेड है, जब वो किसी औरत के साथ रिलेशन बनाता है तो वो उस का जो सेमन है वो औरत के वेजिना में जाता है, तो वहाँ से वो उस औरत को भी इन्फेक्शन लग जाता है। और ये अक्सर उन लोगों में ही ये मर्ज पाई जाती है जो मल्टीपल सेक्स करते हैं, यानी कि उनके कई लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन होते हैं। तो ये इस तरह अगर फिर उस औरत के साथ जो मर्द दूसरा आके सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो उसको भी ये मर्ज ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर वो फिर अपनी बीवी के साथ जाके घर में करेगा तो फिर उसकी बीवी को भी ट्रांसफ़र हो जाएगी मर्ज। ये इसी तरह ट्रांसमिट होती रहेगी और ये पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है। तो ये ज़्यादातर उन ममालिक में ये गनोरिया फैल रहा है जिनमें ये सेक्सुअल जो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन है, जिनमें इसको ममनू नहीं समझा जाता, उन ममालिक में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। अगर किसी ने वेजिनल सेक्स किया है तो ये वेजिना में चले जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जेनिटल्स आर्गन मेल और फीमेल जो होते हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। कोई एनल सेक्स करता है तो उसके एनस में ये भी ट्रांसमिट हो जाती है। ओरल सेक्स करता है, अगर किसी के माउथ में सेमन चला जाए तो उसके ये गले में भी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये वजीना को या पीनस को कोई हाथ लगाता है और फिर हाथ साफ़ किए बगैर, धोए बगैर आँखों को लगा लेता है तो फिर आँखों में भी ये मर्ज ट्रांसमिट हो जाती है। अब हम पहले मर्दों की बात करते हैं कि ये जो मेल हैं उनमें इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है, उनको क्या क्या तकलीफ़ होती हैं,
और इस मर्ज की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं इस मर्ज से। तो ये जब कोई मर्द इससे इन्फेक्टेड होता है तो तकरीबन 1 दिन से 14 दिन तक इसकी साइन एंड सिम्टम ज़ाहिर होती हैं। बाज़ मर्दों में इसकी साइन एंड सिम्टम ज़ाहिर भी नहीं होती, तो बाज़ में होती हैं सिम्टम। जिनमें ज़ाहिर होती हैं तो उनके सबसे पहले जो यूरिथ्रा है उसकी ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर सबसे ज़्यादा पहले इफ़ेक्ट करता है और उसमें स्वेलिंग आने लगती है और एक सफ़ेद कलर का जो लिक्विड है, वो सेक्रीशन है, वो बहने लगती है। कुछ अरसे के बाद यही सेक्रीशन जो है अपना कलर चेंज करती है, दूधिया कलर की हो जाती है। उसके बाद ये येलो कलर की होती है, येलो कलर के बाद ये ग्रीन कलर की हो जाती है। इसके अलावा पीनस जो है वो भारी भारी लगता है। उसके बाद ये अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रोस्टेट ग्लैंड में भी सोजश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद इससे टेस्टीज भी मुतासिर होते हैं। जब टेस्टीज तक इसका इन्फेक्शन पहुंचता है तो टेस्टीज भी भारी भारी हो जाते हैं, उनमें दर्द होता है, अनकंफर्टेबल वो बंदा महसूस करता है और बाज़ औक़ात बुखार भी आ जाता है इससे। और इसके बाद ये जब इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते सेमिनल वेसिकल वेस डिफरेंस तक भी पहुंच जाता है, जिससे ये मेल को इनफर्टिलिटी भी पैदा कर देता है, क्योंकि ये जो मेल के स्पर्म होते हैं उनको इसका जहर जो है बैक्टीरिया का, ये उनको डेड कर देता है। तो अब आते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल जब कोई औरत में इसका इन्फेक्शन पहुंचता है तो उसकी वेजिना से एक जो सेक्रीशन होती है वो कुछ ज़्यादा मिकदार में आने लगती है, कपड़ों पर लग जाती है और वेजिना जो है ज़्यादा गीली रहने लगती है। सफ़ेद किस्म का लिक्विड पानी सा निकलता रहता है और वो बदबूदार होता है। ये जो लकोरिया, ये जो गैनोरिया है, ये चाहे मर्दों में हो चाहे औरतों में, इसका जो लिक्विड होता है जो निकलता है, सेक्रीशन जो होती है, तो वो बदबूदार भी होती है। जिस तरह के मछली की बदबू होती है ना, इसी तरह इसकी भी बदबू है। वो जो औरत का पानी सा निकलता है उसमें स्मेल भी होती है। वो पहले जिस तरह मर्दों में होता है, जिस पहले दूधिया होता है, फिर जनाब वो येलो हो जाता है, फिर उसके बाद आखिर में वो ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ से इन्फेक्शन जो है ये मर्दों में भी औरतों में, जब वो पेशाब करते हैं तो पेशाब भी जलन से होता है, जलन होती है, पेशाब रोक रोक कर आता है। और ये जो पेल्विक रीजन है ये भारी भारी लगने लगता है, इसमें दर्द और जलन भी होती है। फीमेल में ये इन्फेक्शन जब वेजिना से आगे बढ़ता है तो सर्वैक्स तक पहुंचता है। सर्वैक्स को इन्फेक्ट करते करते ये पूरे पेल्विक रीजन में फैल जाता है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स से होकर ये फिर अगर ट्रीटमेंट इसकी ना की जाए तो फिर ये ओवरीज तक भी पहुंचता है और फीमेल इनफर्टिलिटी भी इससे पैदा हो जाती है। ट्यूब्स को ये ब्लॉक कर देता है। अगर कभी हमल ठहर भी जाए तो बाद औक़ात एक्टोपेक्ट प्रेगनेंसी हो जाती है, जिससे वो जो फीटस है वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही डिवेल्प होने लगता है। बाद औक़ात फेलोपियन ट्यूब्स भी फट जाती है। इससे औरत जो है वो पेन महसूस करती है। जब वो उसके पीरियड शुरू होते हैं, एक पीरियड और दूसरे पीरियड के दरमियान में भी बाज़ औक़ात ब्लीडिंग हो जाती है।
जब इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम भी ब्लीडिंग भी हो सकती है और दर्द भी हो सकता है। और इसके अलावा उसको बुखार भी रहने लगता है औरत को। ये जो अडल्ट हैं उनमें इसका इन्फेक्शन कम होता है, क्योंकि उनकी जो वेजिनल सेक्रीशन है वो एसिडिटी होती है। उसका पीएच जो है 39 से 45 पीएच होता है। वो इस पीएच में ये जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती और ये डेड भी हो जाता है। इससे ज़्यादातर जो अडल्ट नहीं है फीमेल, ये इससे वही मुतासिर होती हैं। इस के अलावा जो अगर कोई औरत प्रेग्नेंटेड है तो उसके जो पेट में फीटस है वो भी इससे मुतासिर होता है। उसकी अगर आंखों में इन्फेक्शन चला जाए डिलीवरी के वक्त तो वो ब्लाइंडनेस हो सकती है। और इसका जॉइंट इन्फेक्शन भी जो फीटस है उसमें हो सकता है। अगर ब्लड इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वो जो फीटस है उसकी डेथ भी हो सकती है और अबॉर्शन भी हो सकती है। ये एक बहुत ही फैलने वाली मर्ज़ है और बहुत गंदी मर्ज़ है। अगर मेल में इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, ट्रीट इसको ना किया जाए, तो यूरिथ्रा में स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है। स्ट्रक्चर मीन्स एक गांठे से पड़ जाती हैं और पेशाब की नाली बिल्कुल जो है तंग हो जाती है। पेशाब जो होता है वो दो दो धारें, तीन तीन धारें होके आता है, एक धार नहीं आता। जलन होती है, दर्द होता है, बुखार होता है। ये इसकी साइन एंड सिम्टम है। तो जो फीमेल हैं उनकी ओवरीज जो हैं उनमें जो ओव्यूलेशन का प्रोसीजर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है अगर ये इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाए तो। अब मैं इसकी कुछ आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि आपने इसके लिए होम्योपैथिक कौन कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने से पहले, क्योंकि इसकी बहुत सारी इसकी मेडिसन है होम्योपैथिक में, हर पेशेंट की साइन एंड सिम्टम के मुताबिक ही मेडिसिन दी जाती हैं। तो मैं कुछ अद्वियात का जिक्र करूँगा इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। और ट्रीटमेंट बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेटिव है, अवेयरनेस के लिए है। तो आपने ये जो मैं मेडिसिन बताऊंगा वो इस्तेमाल करनी है तो किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हर किसी की साइन एंड सिम्टम अलग-अलग होते हैं। वो आपको सही मशवरा देगा। बहरहाल मैं आपको कुछ मेडिसन जो मैं इस्तेमाल कराता हूँ और जिन मेडिसन के दायरे में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं, मैं वो उनका ही जिक्र आपके सामने करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो मेडिसन है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है? कैनाबिस सटाइवा को आपने जब आपको शुरू से ही इसकी साइन एंड सिम्टम महसूस हों तो वो आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है। इसके लिए आपने कैनाबिस सटाइवा क्यू में लेना है और उसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम हल्के नीम गर्म पानी में खाली मैदा इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा कैनाबिस सटाइवा की एक डोज आपने 1 mg पोटेंसी में लेनी है हर 15 दिन के बाद। अगर आप कोई तकलीफ़ है, घबराहट हो रही है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके साथ आप एक्वानाइट ले सकते हैं। अगर घबराहट हो रही है तो फिर एक्वानाइट लाजमी लेनी है। एक्वानाइट आप 2-2 घंटे बाद 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, सुबह हर 2 घंटे बाद। अगर आपको ये यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द, जलन हो रही है,
और यूरिन पास ही नहीं हो रहा, तो फिर आपने लेनी है कैंथ्रस। कैंथ्रस आपने लेनी है 200 पोटेंसी में। ये आपने सिंगल डोज डेली लेनी है, एक डेली की डोज लेनी है। इसके अलावा अगर आपके टेस्टीज में वो स्वेलिंग हो गई है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपने अगर वो जो है सेक्रीशन जो है जो आ रही है यूरिथ्रा से पस वगैरह, वो अगर येलो कलर की हो गई और टेस्टीज में भी दर्द होने लगा है, टेस्टीज भरे हो गए हैं, तो ये आपने उस सूरत में इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा मरक्कार है, तो वो भी आप जब आपको अभी अभी ये इसकी साइनम सिम्टम हुई हैं, तो ये आप उसको शुरू में ही ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी इंशाल्लाह आपका ये जो गैनोरिया है ये ठीक हो जाएगा। ये गैनोरिया जो है ये पूरी अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है। ये इससे अर्थराइटिस हो जाती है और ये पूरे ब्लड में भी चला जाए तो ये जो हार्ट है इस पर भी असर करता है, इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आपको अगर ये आपने एक तो आप जो है अनप्रोटेक्टेड जो है रिलेशन ना बनाएं, अपने जीवन साथी तक महदूद रहें और महफूज रहें। सबसे बेहतर इलाज इसका यही है कि इलाज परहेज़ इलाज से बेहतर है कि आप परहेज़ करें, क्योंकि ये मर्ज़ बहुत ही ख़तरनाक है, ये जिस्म को बिल्कुल खोखला कर देता है। इसके अलावा एक और मेडिसन मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूं कि इसकी एक मेडिसन थूजा भी है। थूजा भी आपने 200 में लेनी है, वो भी एक डोज आपने हर तीसरे बाद लेनी है।